हाय बच्चों। और हम लोग फिर से आए हुए हैं। आप लोग का पिछले वीडियो में आपका सब्जेक्टिव 1 से लेकर 10 तक बताए थे, ठीक है। और अब बता रहे हैं इसके बाद 11 से लेकर 19 तक, ठीक। और ये देखिए बच्चों, सब्जेक्टिव में 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या है, कंप्लीट दिस रिएक्शंस। तो क्या है, ये है आपका पहला क्वेश्चन, CH3 CH2OH को PCl3 के साथ रिएक्शन कराना है। और दूसरा है कि आपका ये फेनॉल है जिसको कॉम नाइट्रिक एसिड के साथ कॉम के H2SO4 की परिस्थिति में रिएक्शन कराना है, ठीक है बच्चों। और जो जो न्यू व्यूअर है या जो नया देख रहे हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री झा को सब्सक्राइब कीजिए, हैं, ताकि आपका वीडियो जो है पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में CH3 CH2OH और ये PCl3। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने OH रहेगा और PCl3 रहेगा तो इस OH को हटाकर Cl डाल देंगे और H3PO3, और बैलेंस करने के लिए 3 लगेगा और अल्कोहल में और 3 लगेगा Cl, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इथाइल अल्कोहल है, तो ये रिएक्शन आ जाएगा CH3 CH2 Cl और ये आपका आ जाएगा H3PO3। यहाँ पे बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 लगा देंगे और ये 3 आ जाएगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन इसको देखिए, ये एक्चुअली में है ना, बिना क्वेश्चन देख लीजिएगा। OH प्लस HNO3 कौन का HNO3, ठीक ना। और ये बना देगा क्या चीज, OH और ये आपका हो जाएगा NO2, यहाँ NO2, यहाँ NO2, 3 ठो जल, ये बन जाएगा। और आपका हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल, आप इसको बोल सकते हो पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ये आपका हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन 12 में क्या है, DNA तथा RNA में अंतर लिखें, ठीक है। तो DNA RNA में अंतर लिखना है। DNA RNA सबसे पहले कि इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 लंबी कड़ी होती है, 2 लंबी कड़ी होती है ना। DNA हैज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर बोल सकते हैं ना। और इसमें लेंगे, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 1 लंबी कड़ी होती है, 1 लंबी कड़ी होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा, अच्छा इसमें आपको जो है कितना अंतर, 3 अंतर लिखना है। DNA तथा RNA में 3 अंतर लिखे, कितना, 3 अंतर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसमें हेट्रोसाइक्लिक बेस एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन तथा थायमिन होता है। इसमें कौन होता है, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन तथा थायमिन होता है। और इसमें हेट्रोसाइक्लिक बेस एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन तथा यूरासिल होता है। ये हो गया। एक और पॉइंट आपको देना है, क्या चीज, इसमें पेंटोज शुगर D2
D2 डीऑक्सी राइबोज होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे, इसमें पेंटोज शुगर डी राइबोज होता है। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन 13 में क्या बच्चों, होमोपोलीमर तथा कोपोलीमर में अंतर लिखना है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है, एक एक उदाहरण भी देना है। यानी 3 मार्क्स का है तो 2 को आपको देना है डिफरेंस, और एक एक क्या करना है, एग्जाम्पल देना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे होमोपोलीमर, होमोपोलीमर, और यहाँ लिखेंगे कोपोलीमर। कि वह पॉलीमर जो एक ही प्रकार के मोनोमर से बना हो। ठीक है, लेंगे उसे होमोपोलीमर कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि वह पॉलीमर जो अलग अलग प्रकार के मोनोमर से बना हो उसे कोपोलीमर कहते हैं। ठीक है, दूसरा, ये जनरली सिंपल चेन होते हैं। ये जनरली कॉम्प्लेक्स चेन होते हैं। ठीक है, एक और लिख देंगे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा होमोपोलीमर है पॉलीथीन दे दीजिए। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक ग्लिप्टर लिख दीजिए, ग्लिप्टर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर ट्रैंक्विलाइजर्स, राइट वन एग्जाम्पल। ठीक है, प्रशांतक क्या है, एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, प्रशांतक का मतलब क्या हुआ कि जो मानसिक तनाव को कम करता है। क्या लिखेंगे, वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ जो मानसिक तनाव कम करता हो, उसे ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। जैसे वैलियम, द केमिकल सब्सटेंसेस which reduce mental stress is called tranquilizers। देखिए बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना कौन कौन है, डायमैग्नेटाइज, पैरामैग्नेटाइज, फेरोमैग्नेटाइज। देखिए जब भी आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का बात कीजिए तो एक चीज याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको दो तरह से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा या तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर में होगा। यदि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहा तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो मेनली दो तरह का होता है गुण, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक। लेकिन इसके अलावा होता है किसी में परमानेंट मैग्नेटाइज्म होगा, जैसे फेरोमैग्नेटिक हो गया,
और भी एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है और फेरोमैग्नेटिक होता है। तो हम लोग को तीनों का डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें से आपको ए नंबर देख लीजिए। ए नंबर में क्या है? डाईमैग्नेटाइज्म। डाईमैग्नेटाइज्म, ठीक है। ये किस तरह गुण है देखेंगे कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित करता हो उसे डाईमैग्नेटाइज्म कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये पदार्थ का गुण है, ठीक है, कि वही पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित करता है उसे डाईमैग्नेटाइज्म कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में NaCl हो गया, H2O हो गया, etc, ठीक है बच्चों। दूसरी बात क्या है? पारामैग्नेटाइज्म। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो, चुंबकीय क्षेत्र की ओर ध्रुवलता से आकर्षित हो उसे पारामैग्नेटाइज्म कहते हैं। जैसे आपका O2 हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, etc, ठीक। अच्छा, इस प्रकार के पदार्थ में आप लिख सकते हैं क्या कि इस प्रकार के पदार्थ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी लिख लीजिए कि इस प्रकार के पदार्थ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे तो बताएं, O2 है, कॉपर ऑक्साइड है, etc, ठीक है ना। एक और है आपके पास C नंबर, क्या है? फेरोमैग्नेटाइज्म। लेंगे कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से, माने स्ट्रांगली, प्रबलता से आकर्षित हो, उसे फेरोमैग्नेटाइज्म कहते हैं। इस प्रकार के पदार्थ में अस्थायी चुंबकत्व होता है, जैसे Fe, निकेल, कोबाल्ट, etc। तो बच्चे लोग ये देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में है राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें क्या है? फैराडे के दोनों नियम को आप लिख दीजिए, है ना।
फर्स्ट लॉ, यहाँ लिखिए इस तरह से फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ को लिखने से पहले थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो क्या है कि जैसे कि मान लिया जाए आपके पास ये है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, एक है एनोड और एक है कैथोड। ओके, एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव, इसका चार्ज है नेगेटिव। तो जब हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो बच्चों जैसे कि मान ले सपोज कीजिए NaCl है, तो Na+ और Cl- ये आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और उसके बाद प्लस जाएगा माइनस की ओर और माइनस जाएगा प्लस की ओर। ठीक है, तो फैराडे का कहना है कि जो इलेक्ट्रोड पर कोई भी सब्सटेंस जमा होगा वो डिपेंड करेगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। यानी कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट की घोल या द्रवित अवस्था में, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के घोल या द्रवित अवस्था में विद्युत प्रवाहित किया जाता है या विद्युत प्रवाहित करते हैं, जो भी लिखिए, विद्युत प्रवाहित किया जाता है, तब इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का भार, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का भार, मुक्त पदार्थ का भार प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ, कि जब हम लोग इसको क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। ठीक है, कि दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइट जो सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा, और उस समय जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा मात्रा जब प्रवाहित कराएंगे तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का भार अपनी केमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती हो जाएगा। लेकिन कब, जब सीरीज में जोड़ेंगे तब, है ना। तो क्या लेंगे कि दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइट, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में जोड़कर, विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित कराने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ का भार अपनी केमिकल इक्विवेलेंट के समानुपाती होता है। ठीक है, ये है आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें एक न्यूमेरिकल भी है। क्या है कि 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। मान लिया जाए ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है कॉपर क्लोराइड का, एक है ना, कि बोला जा रहा है कि 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू aqueous solution of copper chloride for 30 minutes. What amount of copper will deposit at cathode? है ना, 2 एम्पियर का विद्युत धारा कॉपर क्लोराइड CuCl2 के घोल में विलयन में 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितनी मात्रा में कॉपर इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होगा, ये बताना है। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कॉपर क्लोराइड है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बी नंबर में है क्या कि गिवन दैट I इक्वल टू 2 एम्पियर और t कितना दिया हुआ है 30 मिनट, मतलब 30 गुने 60 सेकेंड, मतलब 6 × 1800 सेकेंड। तो Q मेरा कितना है I
ठीक। तो आई मेरे पास 2 है और 1800, ये आपका हो जाएगा गुलाम, और ये आपका हो जाएगा 3600 गुलाम। ये हो गया। अब जब लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे आप, ओके, जब कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो एक कॉपर क्लोराइड क्या होगा, आयन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस तरह से, कॉपर पे 2+ और Cl पर 1-, 2 Cl हो जाएगा। तो कॉपर के लिए क्या होगा, एट कैथोड, तो कैथोड पर कौन जाएगा बच्चों, कॉपर जाएगा। कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में बदल जाएगा। तो Q मेरे पास कितना है, NF, जहाँ N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N कितना है बच्चों, 2 है, और F मेरा एक फैराडे का मान कितना होता है, 96,500 गुलाम, और इस तरह से 1,93,000 गुलाम हो गया। आई बात समझ में। तो 1,93,000 गुलाम देने पर कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, यानी कि 1,93,000 गुलाम यदि इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा बच्चों, 63.5 करते हैं। लिखेंगे कि सिंस 1,93,000 गुलाम से कितना प्राप्त होता है, 63.5 ग्राम कॉपर मुक्त होता है, ये ठीक है। तो एक गुलाम यदि हम लोग, एक गुलाम यदि प्रभावित करते तो कितना आता, 63.5 बटा 1,93,000 होगा। लेकिन कितना में, 3600, 63.5, 193,000, 63.5, तो इस पॉइंट को आप हटा दीजिए, 10 लग जाएगा। 63.5 का कितना से है, 3600 ना, 3600, इस पॉइंट बता दिए, 10 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये देखिए 2 0 कट गया आपका, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, 635 को 36 से, और आप इतना को डिवाइड कर दीजिए, है ना, 19,300 से, तो ये आपका ग्राम कॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो गुना करके देखिए कि 635 को 36, 625, 3 6 18 और 3 625 18 21, 6 36 और 2 38, 5 3 3 9 6 8 5 3 15, ठीक है, 3 3 9 और 10 के जरूरत में 1 1 1 6 18 और 1 19, ठीक है। जोड़ दीजिए 0 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 8 9 3 12, और ये हो जाएगा 2, है ना, 6 35 6 18 और 1 18 और 3 21 6 36, 36 और 2 38, जोड़ दिए 5 1 6 8 9 3 12, इतना हो जाएगा ना, 22,860 को 193,000 से डिवाइड कर दीजिए, ये इतना ग्राम कॉपर हो जाएगा, 1 0 तक का कट गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, और अक्सर मतलब हर साल 5 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का देगा ही देगा, इसलिए याद रखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको करना ही है, अच्छा से करना है, ठीक ना। अब ये देखिए फटाफट इसका ए नंबर में हम बात करेंगे, ठीक है। ए नंबर में क्या है, ये देखिए इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, H3PO4 के लिए HO OH OH, ये हो गया H3PO4 का। यहाँ पे आपका बी नंबर क्वेश्चन में को देखिए P O H OH OH। सी नंबर के लिए क्या है, PCl5, तो PCl5 जो होगा तो सब यहाँ भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, PCl Cl 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 Cl, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। डी नंबर में देखिए कौन है, XeO3, Xe ये आपका हो जाएगा
XeO3 ई नंबर में दिया है XeOF4, हो गया। ये पाँच क्वेश्चन आराम से इसे से तैयारी कर रहे हैं बच्चे लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चे लोग, क्या है 18 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन, 18 में ए नंबर क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन क्या है। देखिए मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए क्या करना है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन है, मान लीजिए सोल्यूशन ए है और इसमें सोल्यूशन में कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी है। इसका नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए एन ए है, इसका नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए एन पी है। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा वो एक्स ए एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी जो निकलेगा वो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ये हो। तो एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी घोल में एक कंपोनेंट के मोल की संख्या तथा सभी कंपोनेंट के कुल मोल की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यह मात्रक ही होता है, यूनिटलेस, ठीक है बच्चों। यह है इसका डेफिनेशन। किसी घोल में, है ना, किसी घोल में एक कंपोनेंट की मोल की संख्या तथा सभी कंपोनेंट के कुल मोल की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है बच्चों कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन। 10% W ग्लूकोज घोल में ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब कि बी नंबर में एक न्यूमेरिकल है, और वो न्यूमेरिकल क्या है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जो ग्लूकोज और वाटर का है, जिसमें 10% W/W दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, ग्लूकोज का और वाटर का, इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। दिया हुआ क्या चीज, गिवन दैट सॉल्यूशन का मास जो कि परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ये 100 ग्राम हो जाएगा, W दिया हुआ है ना, और जो ग्लूकोज दिया हुआ है, ग्लूकोज मतलब C6H12O6 का मास, ये दिया हुआ है आपका 10 ग्राम। तो H2O का मास कितना हो जाएगा, H2O का मास इक्वल टू 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम इक्वल टू 90 ग्राम, हो गया। अब क्या करेंगे कि C6H12 का मोलर मास, C6H12O6 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 72, और ये 12 और 16 96, जोड़ देंगे तो 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स कि C6H12O6 के मोल की संख्या NC6H12O6 इक्वल टू गिवन मास कितना बच्चों 10, और ये कितना है 180, ये ग्राम पर मोल, तो ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/18 मोल। अब 1 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 को यदि 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 लेगा, यहाँ 0, यहाँ 0.18 × 90,
समझे। फिर 18 5 90, लेकिन यहाँ रखिए क्योंकि आपने क्या किया 2 जीरो लिया था ना, तो इसलिए आपको 0 पहले लगाना पड़ेगा, तो 0.005 हो जाएगा, यहाँ 10 रह जाएगा, ठीक ना। तो आपको 0.055 मोल वाटर के लिए है, ठीक है। और क्या, सॉरी ग्लूकोज के लिए है ना। वाटर के लिए क्या जाएगा H2O का मोलर मास, तो ये तो आप जानते ही हैं, निकाल देंगे डायरेक्ट 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। आप इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे NH2, तो गिवन मास कितना है इसका 90 ग्राम, और ये कितना दिया 18 ग्राम, ये मोल में आ जाएगा, 18 बचे 90, 5 मोल। ये हो गया। आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो हम इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, ठीक है। X ऐसे लिखे ना कि C6H12O6 का मोल फ्रैक्शन X C6H12O6 इक्वल टू N C6H12O6 बाय N C6H12O6 प्लस NH2, ठीक है। तो इसका दिया हुआ कितना ग्लूकोज का 0.055 बाय 0.055 प्लस 5, तो 0.055 बाय 5.0 कितना हो जाएगा, ये 55 होगा ना। इस पॉइंट को हटा दीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए इसका, है ना। आएगा जो भी 5 से कट जाएगा आराम से, 11 5 55, और ये 51011, तो 11 को 1011 से डिवाइड करेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। चलिए ये हो गया आपका। देखिए बच्चे 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में P Q R S तथा T को पहचानिए, है ना। आइडेंटिफाई P Q R S and T इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। अब क्या है ये रिएक्शन, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एसिटिक एसिड है, SOCl2 से P बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रहा है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट है। इसका मतलब ये है आपका ये जो रिएक्शन दिया हुआ है वो एसिटिक एसिड का रिएक्शन है SOCl2 के साथ, और ये आपका बना रहा है CH3COCl, सामने निकल जाएगा क्या चीज़ SO2 और HCl, ठीक ना। ये है आपके पास P हो गया ये, और इसको जब H2 के साथ आप रिएक्शन कराओगे, H2 के साथ कौन रहेगा पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, तो ये आपका बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। इसको रोजेनमुंड रिएक्शन बोलते हैं। ये एसिड क्लोराइड को H2 के साथ PD तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराने पर एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पर तो एसिटल्डिहाइड है, तो आपके पास ये हो गया Q, तो P आपके पास क्या है CH3COCl, और Q आपके पास क्या है CH3COH, ऐसे लिखना है, ठीक है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों बी नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है Cl2 के साथ रेड फास्फोरस और वाटर आ रहा है। नोटिस कीजिए क्लोरीन और रेड फास्फोरस है तो जनरली हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन का है, HB जॉइंट रिएक्शन। ये क्या है, इसको ओपन कर दीजिए आप, एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड नहीं प्रोपैनिक एसिड है, तो ये क्या था हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन में ये क्लोरीन के साथ कौन रहेगा रेड फास्फोरस, तो रेड फास्फोरस रहेगा तो अल्फा कार्बन ये है, तो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि ये जो H आपको दिखाई दे रहा है ये H, इसको हम लोग क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस तरह से, आई बात समझ में। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, वाटर, तो वाटर जब इसमें लगाएंगे बच्चों HOH, तो ये बना देगा CH3COH, तो ये आपका हो गया क्या चीज़, और यहाँ से आप प्लस HCl कर सकते हैं, ये आपका हो गया R, यानी कि R जो है आपका वो क्या है CH3COH HCOOH हो जाए बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये एसीटोन है,
और एसीटोन को जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराना होती है, रिडक्शन होगा। ये है क्लेवेंसन रिडक्शन, नेमिंग रिएक्शन है। क्लेवेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि जब भी हम लोग कीटोन को, है ना, ये देखिए CH3CO CH3, इसको हम लोग रिएक्शन करेंगे इसके साथ, H के साथ, कौन रहेगा, जिंक अमलगम और HCl, तो ये आपको बना देगा CH3OH, सॉरी H बनाएगा, अल्केन बनाना है, ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, H2, तो आपका 4 हो जाएगा, यहाँ एक तो लग जाएगा, ये आपका हो गया प्रोपेन। ठीक है, तो ये है आपका क्या चीज़, ये है S, तो हम लोग S जो है वो लिखेंगे क्या चीज़, प्रोपेन लिखेंगे। ठीक है, S क्या लिखेंगे, प्रोपेन। नोट कर रहे हैं, नोट कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन बच्चों 19 का डी नंबर, ये एसिटाल्डिहाइड है, इसको HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये T हुआ है, तो ये T की जगह में आपको बताना है, यही ना, ओपन कीजिए इसको, CH3 एल्डिहाइड HCl। याद रखिएगा इस रिएक्शन को थोड़ा सा जरूर आप ये बताएंगे कि देखिए कार्बन और कार्बोनाइल ग्रुप है ये, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज रहता है। जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, H पर प्लस और Cl पर माइनस, तो प्लस जाएगा माइनस के पास और माइनस जाएगा प्लस के पास। ठीक है, तो ये जो H है वो यहाँ हम लोग भेज देंगे, CH3, ये OH, ये Cn यहाँ जाएगा, यानी कि T जो है आपका वो CH3OH Cn। ठीक है बच्चों, इस तरह का और भी क्वेश्चन हम डालने वाले, ये सेट था, एक सेट निकाला चेक बोर्ड, उसका सारा क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया और अच्छा से आप लोग याद करेंगे। अगला वीडियो इंतजार करें, तब तक